हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हमने द फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट किया था और हमने देखा था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा था कि किस तरह राजा अपनी आर्मी को पेरिस भेजेगा। वहाँ पर किस तरह से एक अफवाह फैल जाएगी कि ये जो राजा के सैनिक आए हैं ये लोगों को मारना चाहती है। फिर वहाँ लोग अपनी एक मिलिशिया, एक अपनी आर्मी बनाएगी। फिर ये फाइनली पहुँचेगी बेस्टाइल फोर्ट की तरह और वहाँ पर बेस्टाइल फोर्ट को तहस नहस कर देगी और 14 जुलाई 1789 के दिन से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। दरअसल जब हम बात करेंगे कि रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। तो अभी हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे कि वहाँ पर सोशल कंडीशंस क्या थे, वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. 1774 की बात है। बर्बन डायनेस्टी के लुई 16 बनेंगे फ्रांस के राजा, वहाँ के मोनार्क बनेंगे। उस समय उनकी उम्र 20 साल की थी और उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारी एंटोइनेट से। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो जब वो राजा बनेंगे तो वो देखेंगे कि उनके पास जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, वो खाली है। इसकी वजह क्या थी? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर has drained the financial resources of France. तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि खजाना खाली होने की वजह क्या थी कि फ्रांस हमेशा किसी न किसी युद्ध में लगा रहता था और इसकी वजह से वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ख़राब हो गई थी। नंबर 2, एडेड टू दिस was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब जो पैलेस ऑफ वर्साई थी जिसमें खुद राजा रहते थे वहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ा एक पैलेस था और यहाँ पर एक कोर्ट हुआ करता था। कोर्ट यानी कि राज दरबार, और राज दरबार में बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे, तो उनका खर्च भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो फ्रांस किसकी हेल्प करेगा? अमेरिकन्स की हेल्प करेगा ताकि उनको ब्रिटेन से आज़ादी मिल जाए। तो ब्रिटेन के 13 कॉलोनीज़ अमेरिका में थी और फ्रांस ने हेल्प किया अमेरिकन्स को ताकि वो ब्रिटेन को वहाँ से निकाल सके, वहाँ से भगा सके, ताकि अमेरिकन्स को क्या हो, वहाँ पर आज़ादी मिल जाए। अब इसकी वजह से बहुत सारा खर्च बढ़ जाएगा फ्रांस का। तो इस लड़ाई की वजह से क्या होगी? The war added more than $1 billion to a debt that has already risen to more than 2 billion livres. तो वहाँ पर जो करेंसी हुआ करती थी, लेवर्स की करेंसी, तो इस लड़ाई की वजह से देखेंगे कि 1 बिलियन लेवर्स का कर्ज उनके ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, और इससे पहले भी उनके ऊपर 2 बिलियन लेवर्स का कर्ज ऑलरेडी था, तो टोटल 3 बिलियन लेवर्स का कर्ज उनके ऊपर आ जाएगा। अब इससे होगा क्या? लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जिन लोगों ने भी उन्हें ये कर्ज दिया था, ये उधार दिया था, अब वो उस पर 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे। तो इसके वजह से क्या होगी कि उनकी हालत ख़राब हो जाएगी इंटरेस्ट पेमेंट में ही। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट
was obliged to spend an increasing percentage of its budget to on interest payment alone। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार की जो बजट थी उसमें एक भारी रकम या उससे एक भारी रकम किस में जाती थी कि वो अपने लोन पे इंटरेस्ट दे दे लोगों को, या उन देशों को इंटरेस्ट दे जिन लोगों ने उन्हें लोन दिया था। उसके अलावा कौन कौन से और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम्स थी? टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। तो इनके और भी खर्च थे। कैसा खर्च था? अब आर्मी मेंटेन करनी थी, ठीक है, कोर्ट की मेंटेनेंस थी, गवर्नमेंट ऑफिसेस की मेंटेनेंस थी, यूनिवर्सिटीज़ की मेंटेनेंस थी। तो इनके ऊपर खर्च इतना ज़्यादा था कि ये मजबूर हो गए थे कि उनको टैक्स बढ़ाना पड़े। Yet even this measure would not have sufficed। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम टैक्स बढ़ा भी दें तो हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारी हालत जो है वो नहीं सुधरने वाली है। French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes। तो फ्रेंच सोसाइटी जब हम देखेंगे 18th सेंचुरी में तो ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ये 3 स्टेट्स कौन कौन से थे, और उसमें से जो 3 स्टेट्स हुआ करती थी उसमें जो थर्ड स्टेट हुआ करती थी सिर्फ वही टैक्स पे किया करते थे। तो चलिए हम देख लेते हैं वहाँ पर ये जो 3 स्टेट्स हुआ करते थे वो कौन कौन से थे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस। तो फ्रांस में सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट हुआ करती थी, सेकंड स्टेट हुआ करती थी और थर्ड स्टेट हुआ करती थी। तो यहाँ पर समाज जो है वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट के लोगों को क्लर्जी कहा जाता था, सेकंड स्टेट के लोगों को नोबिलिटी कहा जाता था, और थर्ड स्टेट में हम देखेंगे कि स्मॉल पीजेंट्स आएंगे, लैंडलेस लेबरर्स आएंगे, सर्वेंट्स आएंगे, आर्टिजन्स आएंगे, और इसमें कुछ अमीर लोग भी होंगे, ठीक है, इसमें कुछ अमीर लोग भी होंगे। खास करके हम लोग देखेंगे कि इसमें बिग बिजनेसमैन होंगे, मर्चेंट्स होंगे, कोर्ट ऑफिशियल्स होंगे और लॉयर्स वगैरह होंगे। तो इनकी जनसंख्या अगर हम देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 270 लाख लोग थर्ड स्टेट में हुआ करते थे। उसमें ज़्यादातर लोग गरीब हुआ करते थे, लैंडलेस हुआ करते थे, स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे। उसके बाद नोबिलिटी में देखेंगे तो ये तकरीबन 4 लाख लोग हुआ करते थे। और हम लोग फर्स्ट स्टेट में देखें जो क्लर्जी क्लास है, जो चर्च से बिलोंग करते थे, ठीक है, ये लोग तकरीबन 1 लाख हुआ करते थे उस टाइम पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझना हम लोगों को कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं ये टैक्स नहीं पे करते थे। सारा का सारा टैक्स पे करने की जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के लोगों पर थी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इस पिक्चर को देखें तो थर्ड स्टेट का जो बंदा है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों का बोझ ढो रहा है। थर्ड स्टेट पर्सन कैरिंग द बर्डन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। तो ये एक सामाजिक अन्याय था। दिस वॉज सोशल इनजस्टिस दैट पीपल दोज हु आर अर्निंग लेस, दोज हु आर पुअर were paying all the taxes, and the people those who belong to the wealthy class, rich class, they were not paying any taxes। तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी फ्रांस में इस तरह से था, वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। So we have seen the division of society in France. Now we are going to see the kind of tax the third state people used to pay। तो थर्ड स्टेट के लोग किस तरह के टैक्स पे किया करते थे, चलिए अब वो देख लेते हैं। So now let's try to understand the taxpayers in France। तो फ्रांस में कौन कौन से लोग थे जो टैक्स पे करते थे और किस तरह के टैक्स ये पे किया करते थे। तो यहाँ पर जो क्लर्जी क्लास हुआ करती थी और नोबिलिटी क्लास हुआ करती थी ये टैक्स पे नहीं किया करते थे, ठीक है। जो टैक्स पे करना था तो वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही किया करते थे। और ये मैंने ऑलरेडी कहा है कि दिस वाज ए काइंड ऑफ सोशल इनजस्टिस विच दे वर फेसिंग।
दे वर बीइंग एक्सप्लॉयटेड। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कौन कौन से टैक्स पे किया करते थे? वो टोटल 3 तरह के टैक्स पे किया करते थे। फर्स्ट था टाइथ, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू चर्च। तो ये जो भी फसल उगाते थे उसका 10% वो चर्च को दिया करते थे। जो सेकंड टैक्स हुआ करता था वो स्टेट या राज्य को दिया जाता था या सरकार को देते थे ये लोग, और ये टैक्स फिक्स नहीं हुआ करता था, हर साल इसकी अलग रेट हुआ करते थे। एंड थर्ड, a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco। तो सॉल्ट और टबाको जैसे चीज़ों पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया करते थे। तो इस तरह से थर्ड स्टेट के लोग 3 तरह के टैक्स दिया करते थे। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर बुक। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स was part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe society and institutions of France before 1789. तो ये जो स्टेट्स वाली सिस्टम थी इसकी वजह ये थी कि फ्रांस के अंदर में एक फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, जो मिडिल एजेस से चला आ रहा था। ये तकरीबन हम देखेंगे कि ये 11th सेंचुरी से स्टार्ट होगा ये फ्यूडलिज़म का सिस्टम, और फ्रांस भी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम को चला रहा था अपने यहाँ पर। तो ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। तो 1789 से पहले का जो भी सिस्टम है, जो भी सोसाइटी रहा है, उसको हम लोग ओल्ड रेजीम के नाम से जानेंगे। तो जैसे ही हम कहेंगे कि हम ओल्ड रेजीम की बात कर रहे हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये बात 1789 से पहले की हो रही है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या हुआ करता था और समाज किस तरह से वहाँ पर बटा हुआ था। तो चलिए फ्यूडल सिस्टम को समझते हैं। Okay students, there is an important announcement for you. I will be conducting online doubt clearing session starting from first week of May 2025. It will be done every Sunday and the time is between 9 a.m. to 9:45 a.m. and it will be done through Google Meet. The languages used will be English and Hindi. The link is given below in the description. I strongly suggest you to join the online session if you want to clarify your doubts. Students, अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ऑनलाइन सेशन के ज़रिए बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को वहाँ पर क्लियर करूँगा। ये डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 से। ये हर संडे को कंडक्ट किया जाएगा और टाइमिंग्स हैं हमारे 9 AM से लेके 9:45 AM और ये गूगल मीट के थ्रू किया जाएगा। गूगल मीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो वो मुझे ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करें और मैं उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। I hope to see you in my online sessions. Okay, so let's try to understand the concept of feudalism. And we are also going to learn about the concept of manorialism. तो हम लोग 2 कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फ्यूडलिज्म एंड मैनोरियलिज्म, और ये आपके पेज नंबर 9 में दिया गया है। 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक है मैनर और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉर्ड्स ऑफ मैनर। ये 2 वर्ड्स भी हम लोग यहीं पर समझ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म। जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो हम बेसिकली ये देखते हैं यूरोप के समाज में कि वहाँ पर एक सोशल हायरार्की थी कि कौन से लोग हायर पोजीशंस पे हैं, कौन से लोग लोअर पोजीशंस में हैं, किसके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, किसके पास कम है। तो फ्यूडलिज़म बेसिकली
एक स्ट्रक्चर बना हुआ था वहाँ पर, सोसाइटी में एक सिस्टम बना हुआ था जहाँ पर कुछ लोग हायर पोजीशंस पे थे और कुछ लोग लोअर पोजीशंस पे थे। तो वो सिस्टम और स्ट्रक्चर कैसा था वही समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम फ्यूडलिज्म को समझते हैं तो वहाँ पर एक किंग हुआ करता था, ठीक है, एक राजा होगा, और राजा के पास क्या होगा कि बहुत बड़ा एक लैंड का एरिया होगा, बहुत बड़ी ज़मीन होगी, ठीक है, और बेसिकली ये उसका राज्य रहेगा जहाँ पर वो राज करता होगा। ओके, सो राजा क्या करेगा, राजा अपने पास कोई ज़मीन रखेगा, ठीक है, राजा के पास ज़मीन खुद रहेगी, ठीक है, और कुछ ज़मीन जो रहेगा, कुछ लैंड वो दे देगा चर्च को, ठीक है। तो चर्च के पास भी लैंड रहेगा और राजा के पास भी लैंड रहेगा। अब ये जो राजा है, ये इस पूरे जो बचा हुआ लैंड का एरिया है उस पर वो अच्छी तरह से देखभाल उसकी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, अपने नीचे कुछ लोगों को रखेगा जिसे वो बैरन्स कहेगा, ठीक है। बैरन्स, बैरन्स बेसिकली ये टाइटल्स हुआ करते थे, पदवी हुआ करती थी, ठीक है। तो किंग के ये लोग जो हुआ करते थे बैरन्स, उसी को हम वैसल कहते हैं, ठीक है। वैसल का मतलब होता है सर्वेंट, वैसल का मतलब होता है सर्वेंट। तो किंग का सर्वेंट कौन हुआ, बैरन। और बैरन जो है वो किंग को क्या मानेगा, वो उसको मानेगा ओवरलॉर्ड, ठीक है, ओवरलॉर्ड मानेगा, ठीक है। तो किंग के लिए बैरन उसका सर्वेंट है और बैरन के लिए किंग उसका ओवरलॉर्ड है, ठीक है। राजा क्या करेगा, जमीन देगा किसको, बैरन को, ठीक है। तो ये मान लो कि ये जमीन का टुकड़ा है, तो इसको मान लो उसने 4 बैरन्स को दे दिया, ठीक है। जब ज़मीन देगा तो ज़मीन के बदले में वो बैरन से कोई चीज़ कुछ एक्सपेक्ट करेगा। वो चीज़ें क्या होगी, एक तो होगा वो टैक्स एक्सपेक्ट करेगा कि जो पैसा वहाँ से कमाए, जो ज़मीन है उससे जो खेती हो, उससे जो प्रोड्यूस है, उसका कुछ पार्ट वो किंग को दे। और साथ ही साथ वो एक्सपेक्ट करेगा कि बैरन्स उनको सोल्जर्स प्रोवाइड करे, उसको सैनिक प्रोवाइड करे जब भी राजा को किसी युद्ध में जाना हो। ओके, अब ये था कि ये जो बैरन हुआ करता था, ठीक है, बैरन पूरा का पूरा लैंड को अच्छे तरीके से नहीं संभाल सकता था, तो उसने क्या किया कि उसने कुछ नाइट्स रखे अपने अंडर में, ठीक है, अपने अंडर कुछ नाइट्स रखे। तो लैंड को इसने फिर से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस लैंड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और नाइट्स से ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसे टैक्स दे और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो सोल्जर्स प्रोवाइड करे। तो इसी तरह से क्या होगा कि इसके नीचे हम लोग देखेंगे रीव्स होंगे या स्टीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये लैंड फिर इनके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, फिर ये लैंड ये इसका ओवरलॉर्ड रहेगा तो ये से टैक्स एंड सोल्जर देगा। तो ये सिस्टम पूरा चलते जाएगा। और सबसे लोअर लेवल पे हम लोग जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सर्फ हुआ करते थे एंड पीजेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पर सर्फ एंड पीजेंट हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग बेसिकली काम किया करते थे। ये लोग क्या क्या करते थे, कल्टीवेशन किया करते थे। जो ज़मीन थे, ये जो ज़मीन का पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी कल्टीवेशन किया करते थे यहाँ पर। और ये लोग क्या करते थे, क्या प्रोवाइड किया करते थे, ऊपर के लोग जो भी है, जितने भी अप इन द सोशल हायरार्की, उनको क्या प्रोवाइड किया करते थे, एक तो वो टैक्स दिया करते थे, ठीक है, एंड सेकंड जब भी राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग एज ए सोल्जर काम किया करते थे, ठीक है, एज सैनिक काम किया करते थे। यहाँ पर बात समझने की ये है कि ये सर्फ हुआ करते थे, ये बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया करते थे, ठीक है। और ये जो पेशेंट हुआ करते थे ये फ्री हुआ करते थे, ज़मीन इनके नाम पे हुआ करती थी। तो जो लॉर्ड्स हुआ करते थे इनके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ करता था। ओके, तो ये एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हुआ करती थी यूरोप के अंदर में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो किंग हो गया या बैरन हो गया या नाइट हो गया, ये अलग अलग इलाकों में इनके टाइटल्स अलग हुआ करते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो किंग हो गया, जो बैरन हो गया, नाइट हो गया, रीव्स हो गए, इन सभी को हम लोग नोबल्स कहा करते थे, ठीक है। और यही नोबिलिटी को ही रिप्रेजेंट किया करते थे। तो जब हम नोबिलिटी या नोबल्स की बात करेंगे तो ये सारे लोग नोबल्स या नोबिलिटी की कैटेगरी में आया करते थे।
अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में जिसे हम लोग कह रहे थे मैनोरियलिज्म। ठीक है, अब हम लोग मैनोरियलिज्म को थोड़ा सा समझते हैं और ख़ास करके हम दो वर्ड समझेंगे यहाँ पर। एक वर्ड जो है मैनर, उसको समझेंगे, और दूसरा जो वर्ड है वो है लॉर्ड्स ऑफ मैनर, वो समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आइए यहाँ पर देखते हैं जो आपके बुक के पेज नंबर 9 पे दिया गया है। ठीक है, बुक के पेज नंबर 9 में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा एक वर्ड है मैनर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि लॉर्ड का जो लैंड है और उसका जो घर है, वहाँ पर जो हवेली है, जो उसका पैलेस है, उसी को हम लोग मैनर कहते हैं। सो ये क्या मैनर किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये मान लो कि एक पूरा लैंड है। ठीक है, इस लैंड के अंदर में उसकी एक हवेली होगी, उसका एक पैलेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका पैलेस। ठीक है, तो पैलेस प्लस ये जो लैंड है, ठीक है, इसी को हम लोग मैनर कहा करते थे। ठीक है, तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग मैनर कहा करते, ये पूरी की पूरी ज़मीन को हम लोग मैनर कहा करते थे। उसके अंडर में एक पैलेस होगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको इस पिक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक मीडिएवल मैनर दिया गया है। ठीक है, इस मीडिएवल मैनर में क्या है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हो, ये वाला पूरा के पूरा इलाका, ये क्या हो गया, आपका हो गया मैनर। ठीक है, ये हो गया मैनर। यहाँ पर जो ये बड़ा सा घर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये मैंशन हो गया। इसी को फ्रेंच भाषा में आप देखोगे तो शैटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैटो। ये लिखा तो इस तरह से जाता है बट इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं शैटो। और ये शैटो में रहने वाला बंदा कौन है, वही है लॉर्ड्स ऑफ मैनर। ठीक है, ठीक है, तो मैनर का जो असली हकदार है, जो मेन बंदा है, उसी को हम लोग लॉर्ड ऑफ मैनर कहते हैं। और वो रहता कहाँ पर, इस शैटो में रहता है। और ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को संभालता है। यहाँ पर जो कुछ खेती बाड़ी होती है, जो कुछ प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खेत बने हुए हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं यहाँ पर इस जगह पे, और लोग इस पे काम कर रहे हैं। काम करने के बाद यहाँ पर जो काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, यहाँ पर सर्फ हैं और यहाँ पर पीजेंट्स हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, ये तो टैक्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एज ए सोल्जर भी काम करते हैं, सैनिक की तरह काम करते हैं। तो मिडिएवल ईरा में हम देखेंगे कि ये एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था। ये बेसिक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था किसी भी किंगडम में। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, ठीक है, जब हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, राइट, हमारे पास इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़े से कंट्री को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही हम क्या कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको हम लोग एक बेसिक पॉलिटिकल यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से मिडिएवल पीरियड में हम लोग देखेंगे ये जो मैनर हुआ करता था, ये जो मैनर हुआ करता था, ठीक है, ये बेसिक इकोनॉमिक यूनिट हुआ करता था। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर बुक. Figure 2 shows how the system of state in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. तो ये जो स्टेट सिस्टम है, ऑलरेडी हमने देख लिया कि ये स्टेट सिस्टम किस तरह की हुआ करती थी, और जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी वहाँ पर। However, only a small number of them owned the land they cultivated. तो ये जो भी पीजेंट हुआ करती थी उसमें से बहुत कम लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीन हुआ करती थी जिस पे वो कल्टीवेशन किया करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। तो वहाँ पर जो लैंड हुआ करती थी 60% कौन ओन करते थे, नोबल्स, द चर्च एंड द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट।
तो 60% लैंड किन के पास हुआ करती थी? नोबल्स, चर्च एंड रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। हमने देखा था कि थर्ड स्टेट में कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास के लोग थे, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी बाय बर्थ। वो क्या क्या चीज़ें थी, जरा देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो ये सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया करते थे, ये उनको पहला प्रिविलेज मिलता था। सेकंड, द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, यानी कि उनको वहाँ से कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जो उनको वहाँ से कुछ पैसे मिल जाया करते थे एज ए टैक्स फ्रॉम देयर ओन एरिया। जो लैंड उनके पास हुआ करती थी, उनसे उनको कुछ टैक्स मिल जाया करता था। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब यहाँ पर होता है, द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। क्या थी वो फ्यूडल प्रिविलेजेस, जरा देखते हैं। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि उनको टैक्स मिल जाया करता था। ठीक है। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। तो ये टैक्स तो देते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज ये अपने लॉर्ड को प्रोवाइड किया करते थे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, तो उनके घरों में और उनके जो एग्रीकल्चरल लैंड था उस पर काम किया करते थे। टू सर्व इन द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, तो ये आर्मी में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, ये रोड बनाने के काम में भी लाए जाते थे। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनका इस्तेमाल बहुत बुरे तरीके से किया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, और वहीं पर क्लर्जी और नोबिलिटी जो थी क्लास, वो बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी और बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। और ये पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, जब हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी वो किस तरह से चल रही थी वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी देख लिया है कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो टाइथ दिया करते थे, ठीक है, और वो स्टेट को भी कुछ टैक्स दिया करते थे। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल, ठीक है। तो टेल नाम का एक टैक्स दिया करते थे उनका, किसको? राज्य को या सरकार को। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक टोबैको और सॉल्ट। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो पीजेंट क्लास हुआ करती थी वो तीन तरह के टैक्स दिया करती थी। पहले टाइथ, ये चर्च को दिया करते थे ये टैक्स, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि ये टेल दिया करती थी, ठीक है, और ये टेल किसको दिया करती थी? ये सरकार को देते थे ये लोग, राजा को। और तीसरा टैक्स जो हुआ करता था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था, जो वहाँ के जो भी सामान खरीदते थे वो लोग, जैसे सॉल्ट हो गया या टोबैको हो गया, उस पर टैक्स देना पड़ता था इनको। तो ये तीन तरह के टैक्स उनको दिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर, यहाँ पर, ठीक है, एक पिक्चर देख रहे हैं। अब हम इस पिक्चर को समझने वाले हैं कि ये पिक्चर क्या है, ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर। तो चलिए इस पिक्चर को समझते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, और ये उस समय के सामाजिक सिचुएशन को, सामाजिक स्थिति को समझा रहा है यहाँ पर, और बहुत ही दुख भरी एक पिक्चर कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये पिक्चर का टाइटल जो है, अगर आप देखोगे तो लिखा है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पाइडर है,
और स्पाइडर ने एक वेब बनाया हुआ है, एक मकड़ी का जाल है, और यहाँ पर एक फ्लाई, एक कोई भी छोटा सा कीड़ा फंसा हुआ है यहाँ पर, राइट। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। और ये सिग्निफाई क्या करता है, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, ये जो मकड़ी का जाल है और ये जो कीड़ा है, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, ये बताने की ये कोशिश कर रहा है कि जब मकड़ी अपनी जाल बनाती है और उसमें कोई भी कीड़ा फंस जाता है तो उस कीड़े का वहाँ से निकल कर भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और फिर वो स्पाइडर इसका इस्तेमाल करता है, इसको खा लेता है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है क्या है, द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर एंड द पीजेंट इज़ द फ्लाई। तो ये जो बंदा है ये स्पाइडर है, ठीक है, और ये जो बंदा है ये फ्लाई है। तो स्पाइडर ने क्या किया है कि ये जो बंदा है, ये जो पीजेंट क्लास है, इसको अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है। अब ये बंदा इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब है कि ये जो स्पाइडर है अब इसका इस्तेमाल करेगा, इसका अब्यूज़ करेगा, इसको एक्सप्लॉइट करेगा इस हद तक कि ये बंदे के जान तक भी जा सकती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो फ्लाई है, जो आदमी है पीजेंट क्लास का, ये कर क्या रहा है, ये अपने साथ में बहुत सारे ग्रीन्स लेकर आया, आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। साथ ही इसके हाथ में कुछ और भी रखा हुआ है और दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है। तो ये लिखा है कि द पुअर फेलो, इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, क्या लिखा है, द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. ये बंदा इसके लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आया है, लेकिन ये जो नोबल मैन है वो उसके तरफ देख भी नहीं रहा है। थैंक्स बोलना तो दूर की बात है, ग्रैटिट्यूड तो दूर की बात है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो ये एक स्थिति उस समय थी, एक सिचुएशन उस समय थी 18th सेंचुरी फ्रांस में, जब पीजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। और यही इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से एक स्पाइडर एक कीड़े को, एक फ्लाई को एक्सप्लॉइट करती है, उसकी बुरी तरह से इस्तेमाल करती है, उसी तरह से नोबल मैन इस पीजेंट का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।